सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपने जन्मदिन को इतना बड़ा बना दिया कि पूरा देश उसे शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाता है। एक ऐसा भारतीय जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर पूरी दुनिया को वेदों और उपनिषदों की ताकत दिखाई, जो सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन से मिला, यूनेस्को का चेयरमैन बना और भारत के सबसे सम्मानित राष्ट्रपति के तौर पर इतिहास में अमर हो गया। क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य स्कूल टीचर कैसे भारत रत्न से सम्मानित होकर पूरे देश का गुरु बन सकता है? आज मैं आपको उस दौरे में ले चलूंगा जब तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का लड़का पूरी दुनिया में भारतीय दर्शन का दूत बनकर उभारा। उसने दुनिया को दिखाया कि ज्ञान की असली शक्ति क्या होती है। ये कहानी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, उस शिक्षक की जिसका सफर क्लासरूम से शुरू हुआ और राष्ट्रपति भवन पर जाकर खत्म हुआ, और आज भी हर 5 सितंबर को पूरा देश उन्हें खड़े होकर सलाम करता है। चलिए इनके कहानी शुरू करते हैं उनके बचपन से। तो बात है 5 सितंबर 1888 की। भारत पर अंग्रेजों का राज था और आजादी की लड़ाई की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी। उसी दौरे में तमिलनाडु के एक छोटे से तीर्थ स्थान तिरुत्तनी में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम रखा गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन अपने 6 भाई बहनों में दूसरे थे। उनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी एक जमींदार के यहाँ मामूली तहसीलदार का काम करते थे। घर में पैसों की बहुत ज्यादा अमीरी तो नहीं थी, लेकिन इतनी आमदनी हो जाती थी कि 6 बच्चों का पेट भर सके। राधाकृष्णन के घर में पूजा पाठ और पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। उनकी माँ सीतम्मा एक बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी महिला थीं, जो चाहती थीं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। उनका परिवार बेहद धार्मिक था और तिरुत्तनी के मंदिरों और तीर्थ यात्राओं में उनकी गहरी आस्था थी। उनके पिता की दिली इच्छा थी कि उनका बेटा अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहे और एक पुजारी बने। वो नहीं चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता की हवा उनके बेटे को छू भी पाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्थिक तंगी के बावजूद राधाकृष्णन के माता पिता ने उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दी और राधाकृष्णन ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। बचपन से ही राधाकृष्णन में एक अलग बात थी। जब उनकी उम्र के बच्चे गली मोहल्लों में खेल कूद में मस्त रहते थे, तब ये नन्हा बालक किताबों की दुनिया में खोया रहता था। उनका दिमाग इतना तेज था कि स्कूल के टीचर भी उनसे हैरान रहते थे। वो बचपन से ही असाधारण रूप से मेधावी थे और अपनी पूरी अकादमिक यात्रा के दौरान उन्होंने स्कॉलरशिप्स हासिल की। उनकी शुरुआती शिक्षा तिरुत्तनी के केवी हाई स्कूल में हुई, जिसके बाद वे वेल्लोर के वुरहीस कॉलेज गए। उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विषय चुनना था। उनकी दिलचस्पी गणित में थी, लेकिन उनके परिवार के पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी उनके एक चचेरे भाई, जो उसी कॉलेज से पीआरएच कर निकले थे, उसने उन्हें फिलॉसफी की अपनी पुरानी किताबें दे दी। बस इसी एक संयोग ने भारत के भविष्य के सबसे बड़े दार्शनिक की दिशा तय कर दी। ये एक ऐसी घटना थी जो साबित करती है कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी मजबूरियां ही सबसे बड़े अवसरों को जन्म देती हैं। 16 साल की उम्र में 1904 में राधाकृष्ण ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो पहुंच गए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लेने। ये कॉलेज उस जमाने में बहुत मशहूर था, लेकिन इसकी फीस इतनी ज्यादा थी कि एक आम परिवार इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। राधाकृष्णन को उनकी होशियारी की वजह से स्कॉलरशिप मिल ही गई। अब उनकी पढ़ाई का रास्ता साफ हो गया था। कॉलेज में उन्होंने फिलॉसफी को ही अपना विषय बनाया। उनकी लगन और समझ इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े प्रोफेसर भी उनसे प्रभावित थे। जब वो पश्चिम के बड़े बड़े दार्शनिकों जैसे कांट, हीगल और प्लेटो को पढ़ते तो उनके मन में एक सवाल उठता था। उन्हें लगता, अरे ये सारी बातें तो हमारे वेदों और उपनिषदों में हजारों साल पहले ही लिखी जा चुकी हैं। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि दुनिया भारतीय दर्शन की गहराई को समझ ही नहीं पा रही है। 1908 में उन्होंने अपनी मास्टर की पढ़ाई पूरी की। उनकी थीसिस का विषय था द एथिक्स ऑफ द वेदांत। इस छोटी सी किताब में उन्होंने पहली बार दुनिया को ये दिखाया कि भारत का दर्शन सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीने का एक गहरा और वैज्ञानिक तरीका है। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद राधाकृष्ण को नौकरी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उन पर घर की जिम्मेदारियां थीं। 1909 में उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दर्शन शास्त्र के एक टेम्पररी लेक्चरर की नौकरी मिली। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन ये उनके महान शिक्षक बनने के सफर की शुरुआत थी। फिर 1910 में वो अनंतपुर गवर्नमेंट कॉलेज चले गए। यहाँ उनका वास्तविक शिक्षण अनुभव शुरू हुआ। वो छात्रों को सिर्फ किताबी बातें नहीं पढ़ाते थे, बल्कि मुश्किल से मुश्किल विचारों को कहानियों
और आम जिंदगी के उदाहरणों से समझाते थे। उनका पढ़ाने का अंदाज इतना निराला था कि छात्र उनकी क्लास के दीवाने हो गए। जल्द ही उनका नाम पूरे कॉलेज में मशहूर हो गया। फिर 1916 में उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में परमानेंट पोजीशन मिला। यह उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ उन्होंने अपनी पहली किताब द एथिक्स ऑफ वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशंस पूरी की। इस किताब ने उन्हें शैक्षिक के क्षेत्रों में मशहूर कर दिया। फिर 1918 में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब मैसूर यूनिवर्सिटी ने उन्हें दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बनने का न्योता दिया। ये एक बहुत बड़ी और सम्मानित पदवी थी। मैसूर में ही उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब इंडियन फिलॉसफी लिखनी शुरू की, जिसने बाद में पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि सिर्फ 16 साल की कच्ची उम्र में 1904 में राधा कृष्ण की शादी शिवा कामू नाम की लड़की से हो गई थी। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार और सम्मान का गहरा रिश्ता था। शिवा कामू एक समझदार महिला थी जो अपने पति के सपनों की कीमत जानती थी। उनके घर में 5 बेटियों और 1 बेटे ने जन्म लिया। एक शिक्षक की कम तनख्वाह में इतने बड़े परिवार को चलाना आसान नहीं था, लेकिन शिवा कामू ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानती थीं कि उनके पति कोई सामान्य शिक्षक नहीं है, वो इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। बच्चे जब छोटे थे तब राधा कृष्णन रात में उनके लिए कहानियां सुनाते थे, लेकिन यह सामान्य परियों की कथाएं नहीं होती थीं। ये उपनिषद और गीता की कहानियां होती थीं, जो वो बच्चों को सरल भाषा में सुनाते थे। 1921 में राधा कृष्णन की जिंदगी में वो मौका आया जिसने उन्हें भारत का सबसे बड़ा एकेडमिक सितारा बना दिया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उन्हें किंग जॉर्ज पंचम प्रोफेसर ऑन फिलॉसफी की कुर्सी संभालने का न्योता दिया। ये उस समय भारत की सबसे प्रतिष्ठित एकेडमिक पदवियों में से एक थी। इसमें तनख्वाह भी अच्छी थी और पहचान भी। कलकत्ता में आकर उनकी प्रतिभा पूरी तरह खिल उठी। यहीं पर उन्होंने अपनी महान किताब इंडियन फिलॉसफी के दोनों हिस्से पूरे किए। ये किताबें जैसे ही छपीं, पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के प्रोफेसर भी इन किताबों को प्याज कर हैरान थे कि भारत के पास ज्ञान का इतना बड़ा खजाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलॉसफी का ब्रिज बना रहे थे। वो दुनिया को बता रहे थे कि भारत का दर्शन पश्चिम से कम नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा और जीवन के लिए उपयोगी है। 1931 में अंग्रेजी हुकूमत ने राधा कृष्णन के ज्ञान और उनकी योग्यता को सलाम करते हुए उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। अब वो सर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बन चुके थे। ये सम्मान उस दौरे में बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन इस सम्मान के साथ उन्हें लगता था कि अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थे, अब वो भारतीय दर्शन के एम्बेसडर थे। उन्हें लगता था कि उन्हें पश्चिमी दुनिया को दिखाना है कि भारत का दर्शन कितना प्रैक्टिकल और डीप है। इसी साल उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनाने का प्रस्ताव आया। यह प्रशासनिक जिम्मेदारी लेनी या नहीं, इस बारे में वो काफी सोच में थे, लेकिन अंततः उन्होंने तय किया कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 1931 से 1936 तक राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। यह उनकी पहली प्रमुख प्रशासनिक भूमिका थी। विश्वविद्यालय में अनुसंधान सुविधाएं सुधारी, पुस्तकालय का विस्तार किया और छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर बनाया। उनका ध्यान था कि उच्च शिक्षा सिर्फ डिग्री देने की मशीन न बने, बल्कि छात्रों में सोचने की क्षमता विकसित हो। उन्होंने विश्वविद्यालय में दर्शन और कलाओं को ज्यादा महत्व दिया। इस दौरान उन्होंने एक आदर्शवादी जीवन की दृष्टि किताब लिखी, जो उनकी मास्टर्स पीस मानी जाती है। इस किताब में उन्होंने ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न रैशनलिज्म का परफेक्ट ब्लेंड दिखाया। विश्वविद्यालय में उनका प्रशासनिक तरीका बहुत लोकतांत्रिक था। वो फैकल्टी के सदस्यों और छात्रों से नियमित बातचीत करते थे। उनका दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहता था। 1936 में राधा कृष्णन की जिंदगी का सैबसी ग्लैमरस फेज शुरू हुआ। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें स्पॉल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स बनाने का निमंत्रण दिया। यह पद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रतिष्ठित था। ऑक्सफोर्ड कॉलेज जाना मतलब था कि वो दुनिया के टॉप एकेडमिक मंच पर भारतीय दर्शन को प्रस्तुत कर सकते थे। उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की और इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड में उनका स्वागत भव्य तरीके से हुआ। अंग्रेजी प्रोफेसरों को लगता था कि फाइनली कोई ऑथेंटिक पर्सन आया है जो ईस्टर्न फिलॉसफी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकता है। उनके लेक्चर में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स दोनों आते थे। उनकी मशहूर किताब ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट यहाँ लिखी गई। इस किताब ने पश्चिमी बुद्धिजीवियों को यह समझाया कि पूर्वी धर्म सिर्फ अंधविश्वास नहीं है,
बल्कि यह एक डीप फिलोसॉफिकल सिस्टम्स है। ऑक्सफोर्ड में रहते हुए वो ऑल सोल्स कॉलेज के फेलो भी बन गए। यह सम्मान सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलता है। अब वो आधिकारिक तौर पर पश्चिमी शैक्षिक दुनिया के अंदरूनी सदस्य बन गए थे। जब भारत आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री नेहरू को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो दुनिया के मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती से रख सके। उनकी नजर सीधे राधा कृष्णन पर पड़ी। उन्हें यूएनईसीओ में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया। जल्द ही वो अपनी काबिलियत के दम पर यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बन गए। वहां उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया कि असली शिक्षा सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि इंसान के दिल और आत्मा को भी विकसित करती है। 1949 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया तो कई लोगों को यह एक अजीब फैसला लगा। उस समय कोल्ड वॉर का दौर था। दुनिया दो गुटों में बंटी थी और एक साम्यवादी देश में एक हिंदू दार्शनिक को भेजने का क्या मतलब था। लेकिन यह नेहरू की दूरदर्शिता थी और राधाकृष्णन ने इसे सही साबित किया। राधाकृष्णन एक गैर पारंपरिक राजनयिक थे। वे प्रोटोकॉल की ज्यादा परवाह नहीं करते थे और अक्सर अपने शयन कक्ष में ही साथी राजदूतों से मिलते थे, जहां वे बिस्तर पर बैठकर पढ़ते और लिखते रहते थे। मॉस्को पहुंचने के बाद लगभग 6 महीने तक स्टालिन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन सोवियत अधिकारी जो दार्शनिकों का बहुत सम्मान करते थे, वो लोग राधाकृष्ण के व्यक्तित्व से प्रभावित थे। आखिरकार 14 जनवरी 1950 को उनकी मुलाकात तय हुई। स्टालिन, जो आम तौर पर आधी रात को राजनयिकों से मिलता था, उसने राधाकृष्ण के जल्दी सोने की आदत का सम्मान करते हुए बैठक रात 9 बजे रखी। बैठक में राधाकृष्ण ने बिना किसी झिझक के स्टालिन से पूछा, आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है? इस सीधी बात से दोनों के बीच की औपचारिकताएं पिघल गईं। उन्होंने भारत की नई गणतंत्र स्थिति, उसकी स्वतंत्र सेना और भूमि सुधारों जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की। लेकिन सबसे यादगार मुलाकात 1952 में उनकी विदाई के समय हुई। इस समय स्टालिन वो नाम था जिसके सामने बद्धे बद्धे जनरल कांपते थे, जिसकी एक नजर से लाखों लोगों की किस्मत का फैसला हो जाता था। लेकिन राधाकृष्णन के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उन्होंने आगे भागकर स्टालिन के हाथ अपने हाथों में लिए, उसकी आंखों में सीधे देखा और एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, कॉमरेड स्टालिन, क्या आप जानते हैं, भारत में एक महान सम्राट हुआ करता था, अशोक। एक खूनी युद्ध के बाद जब उसने लाशों के ढेर देखे तो उसका दिल बदल गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और शांति और इंसानियत का रास्ता अपना लिया। राधाकृष्णन एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, अब ये तो भगवान ही जानता है कि आपका क्या होगा। ये शब्द नहीं, एक आईना था जो एक दार्शनिक ने एक तानाशाह को दिखा दिया था। स्टालिन, जो किसी के सामने झुकता नहीं था, उस पल निशब्द हो गया। कुछ किस्सों के मुताबिक राधाकृष्ण ने एक पिता की तरह स्टालिन के गाल पर थपकी दी और उसके बालों को सहलाया। ये एक ऐसा व्यवहार था जिसकी स्टालिन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कांपती हुई आवाज में स्टालिन ने जवाब दिया, आप पहले इंसान हैं जिसने मेरे साथ एक इंसान जैसा बर्ताव किया है। बाकी दुनिया तो मुझे एक राक्षस समझती है। उसने राधाकृष्णन से कहा, मैं दुखी हूं कि आप जा रहे हैं, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। और सचमुच इसके कुछ ही महीनों बाद स्टालिन की मौत हो गई। इसी मानवीय दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत के लिए महत्वपूर्ण सोवियत समर्थन हासिल किया। इसी दौरान उन्होंने इंडो सोवियत कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किए। रूसी विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन के कोर्स शुरू हुए और भारत में रूसी साहित्य के कोर्स शुरू हुए। 1952 में जब संविधान लागू हुआ और भारत की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई, तब राधाकृष्णन को भारत का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। यह संवैधानिक पद था, लेकिन राधाकृष्ण ने इसे सिर्फ औपचारिक नहीं रखा। उपराष्ट्रपति के रूप में वो राज्यसभा के सभापति थे। संसद में उनका आचरण इतना गरिमामय था कि विपक्षी दल भी उनकी इज्जत करते थे। वो कभी पक्षपाती राजनीति में शामिल नहीं हुए। नेहरू और राधाकृष्ण के बीच बेहतरीन कामकाजी रिश्ता था। दोनों बुद्धिजीवी थे और दोनों भारत के दृष्टिकोण को लेकर स्पष्ट थे। विदेश नीति के फैसलों में नेहरू हमेशा राधाकृष्णन की सलाह लेते थे। उपराष्ट्रपति के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने संवैधानिक परंपराएं स्थापित की जो एज भी फॉलो होते हैं। इनसे जुड़े एक बहुत रोचक बात है। हुआ ये था कि 1957 में जब वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चीन गए तो उन्होंने चीनी नेता माओ त्से तुंग से हाथ मिलाने के बाद उनके गाल पर थपथपाया। माओ हैरान रह गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, राधाकृष्णन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर चेयरमैन, घबराइए मत, मैंने स्टालिन और पोप के साथ भी ऐसा ही किया है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि राधाकृष्ण ने शक्ति को कैसे पुनर्परिभाषित किया। उन्होंने साबित किया कि असली प्रभाव सैन्य या आर्थिक ताकत से नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक अधिकार से आता है। उन्होंने स्टालिन और माओ जैसे नेताओं को
जो केवल बल की भाषा समझते थे, कुछ पलों के लिए ही सही इंसानियत की भाषा में बात करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दिखाया कि एक दार्शनिक का ज्ञान एक शक्तिशाली भू राजनीतिक हथियार हो सकता है। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बन गए। उनका इलेक्शन यूनानिमस था, कोई ऑपोजिशन नहीं था। ये दिखाता था कि प्योर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उनकी रिस्पेक्ट थी। लेकिन उनका राष्ट्रपति कार्यकाल भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समयों में से एक था। देश को 2 बड्ढेरे युद्धों का सामना करना पड़ा, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। इन संकटों के समय राष्ट्रपति राधाकृष्णन राष्ट्र के लिए एक शांत, स्थिर और प्रेरणादायक आवाज बनकर उभरे। 1962 के चीन भारत युद्ध में भारत की हार ने देश को झकझोर कर रख दिया था। उस निराशा के क्षण में राधाकृष्णन ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने भारत की सैन्य कमजोरियों को स्वीकार किया, लेकिन युद्ध को केवल एक क्षेत्रीय विवाद के बजाय एक वैचारिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। यह 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो राष्ट्रपति के रूप में उनके भाषण ऐतिहासिक थे। 11 सितंबर 1965 को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, आज हम किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि मौलिक सिद्धांतों के लिए लड़ ही रहे हैं। उन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की तुलना पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही और एक धर्मतांत्रिक राज्य से की। युद्ध के बीच में भी उनका ध्यान सार्वभौमिक मूल्यों पर था। उन्होंने युद्ध को केवल राष्ट्रवाद के चश्मे से नहीं देखा, बल्कि इसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सिद्धांतों की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया। यह उनके दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रमाण था। एक सामान्य युद्धकालीन नेता राष्ट्रवाद को भद्दकाता है और दुश्मन को अमानवीय बताता है, लेकिन राधाकृष्णन ने भारत की रक्षा करते हुए भी हमेशा एक बद्धी तस्वीर पेश की। उन्होंने राष्ट्रवाद को सर्वोच्च आदर्श नहीं माना, बल्कि वर्ल्ड कम्युनिटी की बात की। उन्होंने दिखाया कि एक दार्शनिक का दृष्टिकोण संकट में एक बोझ नहीं, बल्कि एक गहरा संबल होता है। यह राष्ट्रीय संघर्ष को एक नैतिक दिशा देता है और उसे अंधी नफरत में बदलने से रोकता है। जब राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने थे, तब उनके छात्रों और प्रशंसकों ने उनका 70वां जन्मदिन मनाना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा, अगर आप सच में मेरी इज्जत करते हैं तो मेरे जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाइए। तब 5 सितंबर 1962 से भारत में पहला टीचर्स डे मनाया गया। यह परंपरा अभी तक जारी है। हर साल इस दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है और राधाकृष्ण के योगदानों को याद किया जाता है। उनका दर्शन था कि शिक्षक सिर्फ जानकारी स्थानांतरित नहीं करता, बल्कि चरित्र निर्माण करता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, यह उनका मशहूर कथन है। टीचर्स डे की शुरुआत उनकी सबसे बड़ी विरासत है। आज पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षकों की इज्जत की जाती है और शिक्षा के महत्व को मनाया जाता है। जब तक वे प्रेसिडेंट बने रहे, तब तक राष्ट्रपति भवन में उनका आचरण इतना सरल था कि कर्मचारी उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। वो फॉर्मेलिटीज मिनिमाइज करते थे और बुद्धिजीवियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों के साथ नियमित बातचीत रखते थे। फिर 13 मई 1967 को डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का पद छोड़ा और सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए। वे मद्रास में अपने घर गिरिजा में रहने चले गए, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था। उनके बेटे और इतिहासकार गोपाल ने लिखा है कि सार्वजनिक जीवन की हलचल के बाद यह एकांत उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें सार्वजनिक जीवन के नशे की कमी महसूस होती थी और भविष्य आनंदहीन लगता था। जीवन के अंतिम वर्ष उनके लिए बहुत कष्टकारी रहे। 20वीं सदी के सबसे प्रखर मस्तिष्कों में से एक, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, धीरे धीरे अपनी मानसिक क्षमताओं को खोने लगा। उन्हें एक स्ट्रोक का सामना करना पड़ा और वे लगभग 7 साल तक बीमार रहे। यह एक मार्मिक और दुखद विडंबना थी कि जिस चेतना और आत्मा के दर्शन पर उन्होंने जीवन भर लिखा, अंत में उनका अपना शरीर और मस्तिष्क ही उनका साथ छोड़ रहा था। फिर 17 अप्रैल 1975 को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन की विरासत उनके भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा विशाल और अमर है। उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1963 में उन्हें ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता दी गई, जो एक दुर्लभ सम्मान है। उन्हें साहित्य के लिए 16 बार और शांति के लिए 11 बार, कुल 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हालांकि उन्हें यह पुरस्कार कभी नहीं मिला। उनकी लिखी किताबें आज भी दर्शन शास्त्र के छात्रों के लिए मौलिक ग्रंथ हैं, लेकिन शायद उनकी सबसे बद्धी और सबसे अनोखी विरासत 5 सितंबर का दिन है।
दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसके जन्मदिन को उसके देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता हो। यह सम्मान किसी कानून या आदेश से नहीं आया, बल्कि उनके अपने विनम्र अनुरोध से पैदा हुआ। यह इस बात का सबसे बद्धा प्रमाण है कि दुनिया के लिए वे भले ही राष्ट्रपति या दार्शनिक रहे हों, लेकिन अपने दिल में वे हमेशा एक शिक्षक थे। तिरुत्तनी के एक छोटे से गांव के उस लड़के से जिसने संयोग से दर्शन शास्त्र की किताबें उठाई थीं, उस वैश्विक दार्शनिक तक जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन ज्ञान की शक्ति का एक असाधारण प्रमाण है। उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, पर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े युद्ध, अज्ञानता और नफरत के खिलाफ पूरी जिंदगी लड़ा। उनका पूरा जीवन इस विश्वास का प्रतीक था कि शिक्षकों को देश का सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए। वो एक राष्ट्रपति बने, लेकिन दिल से हमेशा एक शिक्षक रहे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत ज्ञान में है और सबसे बड़ा पद गुरु का होता है। एक ऐसा गुरु जिसका पढ़ाया हुआ पाठ समय की सीमाओं से परे होता है। तो आइए इस टीचर्स डे पर हम सब अपने अपने गुरुओं को दिल से प्रणाम करें और उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि उन्हीं की मेहनत और मार्गदर्शन से हम आज जो हैं वह बन पाए हैं। याद रखिए, राष्ट्र की नींव किसी बड़े भवन से नहीं, बल्कि एक अच्छे शिक्षक के हाथों से बनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप उस महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी की अद्भुत जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल।